एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करते हैं YouTube चैनल यथार्थ एकेडमी ऑनलाइन। प्यारे बच्चों, हम लोगों ने पिछली वीडियो में अध्ययन किया था संज्ञा के बारे में। संज्ञा का अध्ययन हमने किया और उसका अभ्यास सत्र भी हम लोगों ने पूर्ण किया। अगला वीडियो हम लोग जिस टॉपिक पर चलने जा रहे हैं उसका नाम है लिंग। इसे अंग्रेजी भाषा में जेंडर बोलते हैं, हिंदी भाषा में इसे लिंग कहा जाता है। लिंग के बारे में चलने से पहले हम लिंग के पूर्व परिवेश में चर्चा करते हैं। बच्चों, हमने जब संज्ञा पढ़ाया था तो बताया था कि इस काया को, इस शरीर को निर्माण करने में 5 तत्वों का संयोग प्राप्त है। ये मानव काया, ये सांसारिक काया जो हमें आप प्राप्त हुई है, ये 5 तत्वों का संयोग है, क्षिति, जल, पावक, गगन और समीर। जब इन 5 तत्वों से हमने शरीर का निर्माण बताया था, मानव नाम की संज्ञा बताया था, तो बच्चों 5 संज्ञाएं के बारे में हमने चर्चा किया। जिस प्रकार 5 संज्ञाओं को बनाने में क्षित, जल, पावक, गगन और समीर की जरूरत पड़ी, उसी प्रकार इस काया की रक्षा के लिए 3 तत्वों का भी समावेश किया गया। यानी मानव नाम की संज्ञा, मानव नाम की संज्ञा, नाम की संज्ञा में जीव है और जीव का निर्माण 5 तत्वों से हुआ है। तब जाकर के ये 5 तत्व अभी बताया हमने, क्षित, जल, पावक, गगन और समीर, इन 5 तत्वों से जीव का निर्माण हुआ है। अब इसी जीव की रक्षा के लिए परमात्मा ने हम लोगों को 3 प्रकार की औषधि तत्व बना दिया है। अगर ये तीनों तत्व आपके पास रहेंगे तो जीव आपका सजीव सचेतन रहेगा। वो कैसा है? एक बनाया वात, एक बनाया पित्त और एक बनाया कफ। यानी एक जीव की रखवाली के लिए ये 3 सैनिक हैं। अगर ये तीनों सैनिक आपके एक्टिव रहेंगे, सक्रिय रहेंगे, तो आपका ये जीव तत्व आपके पास रहेगा। अगर इनमें से कोई तत्व डिसबैलेंस हो जाता है, जो हमारा अव्यवस्थित हो जाता है, तो हमारा जीव निर्जीव में बदल जाता है। ठीक उसी प्रकार इस लिंग नाम के चैप्टर में जब हम लोग चलते हैं तो संज्ञा की भी ये अस्तित्व यहां पर विद्यमान रहता है, संज्ञा का वैल्यू बना रहता है। क्यों? क्योंकि संज्ञा के 3 विकार होते हैं। 3 विकार। संज्ञा के कोई भी पूछे कितने विकार? 3 विकार। पहला विकार कौन सा होता है? लिंग। दूसरा विकार वचन और तीसरा कारक। अब आप यूं समझ लीजिए कि मानव जीवन में ये 3 सैनिक जैसे हमारी रक्षा करते हैं। मानव तत्व कितने चीजों से मिलकर बना है? 5। संज्ञा कितने चीजों से मिलकर बनी है? 5। तो संज्ञा भी 5 तत्वों से मिलकर बनी और मानव जीवात्मा भी कितने तत्वों से मिलकर बनी? 5। मानव की रक्षा करने के लिए यानी जीव की रक्षा के लिए कितने तत्व डाले गए हैं? 3। उसी तरह संज्ञा की रक्षा के लिए ये त्रिदोष बनाए गए हैं, लिंग, वचन, कारक। मतलब ये समझ लीजिए कि अगर ये तीनों सही रहेंगे, इनका अस्तित्व सही रहेगा किसी भी सेंटेंस में, तो संज्ञा का वैल्यू बना रहेगा। अगर ये लिंग, वचन, कारक
लिंग वचन कारक में से कोई भी तत्व हमारा अव्यवस्थित होता है तो संज्ञा का वैल्यू अस्थिर हो जाता है। तो कभी कोई भी पूछे कि लिंग वचन कारक कहाँ से प्राप्त हुए, तो आपको बताना है संज्ञा के 3 विकार होते हैं। संज्ञा के 3 विकार होते हैं, जिसका नाम है पहला लिंग, दूसरा वचन और तीसरा कारक। ये 3 विकार संज्ञा के प्राप्त होते हैं। मानव काया में भी कितने प्रकार के तत्व डाले गए? 3। पहला वात, पित्त और कफ। ठीक हमारे आपके जीवन के पायदान की तरह, जैसे हमारा आपका जीवन इस चला है, ठीक वैसे ही हमारी भाषाई पृष्ठभूमि भी बनाई गई है। तो संज्ञा के 3 विकार, पहला लिंग, दूसरा वचन और तीसरा कारक। आज हम लोग बच्चों उसी टॉपिक पर चलते हैं जिसका नाम है लिंग। अब हम आप लिंग के बारे में चर्चा करते हैं कि लिंग किसे कहते हैं, ये क्या होता है, हमारे भाषा में इनका कैसे निर्माण होता है, कैसे इन्हें भाई जनरली आप लोग प्रयोग करते हैं। गाय स्त्रीलिंग है, घोड़ा पुल्लिंग है। भाई सजीव सचेतन विषय वस्तुओं को जिनको हम आप देख रहे हैं, भाई उसे तो हम बता सकते हैं कि ये पुल्लिंग है और ये स्त्रीलिंग। परीक्षा में पूछ लिया दही कौन सा लिंग है। अब दही के चेतन अचेतन अवस्था को हम जान ही नहीं पाते हैं, तो दही का हम कैसे निर्माण करेंगे या कैसे हम बता पाएंगे कि इसमें कौन सा लिंग है। तो कई मायने ऐसे हमारे आपके बीच में आ जाते हैं। जब मान लीजिए मूछ है, हमारे आपके मूछ है, दाढ़ी है, कान है। अब इसका लिंग निर्धारण करने के लिए आ गया, परीक्षा में क्वेश्चन आ गया मूछ कौन सा लिंग है। अब लड़का तो याद करेगा कि मूछ तो पुरुषों की होती है, पुल्लिंग बना देगा। नहीं भाई, मूछ पुरुषों की होती है ये तो दुनिया जानता है, लेकिन मूछ को ये, अब मूछ पुरुषों की होती है तो पूछ भी तो पुरुष के भी होती है, स्त्री की भी होती है। भाई बैल के भी पूछ होती है, गाय की भी पूछ होती है। तो केवल ये निर्धारण के कारण हम ये नहीं बता सकते कौन पुल्लिंग है और कौन स्त्रीलिंग है। तो इसके निर्धारण के लिए सबसे पहले हम चलते हैं लिंग है क्या। तो हम लिंग की परिभाषा में लिखते हैं लिंग जब पढ़ते हैं तो लिंग का शाब्दिक आशय होता है बच्चों संकेत। संकेत, ऐसा संकेत, ऐसा संकेत जिससे नर एवं मादा जाति, नर एवं मादा जाति को पृथक किया जा सके। यानी ऐसा संकेत, ऐसा सिंबल जिससे हम नर जाति को और मादा जाति को पृथक करें, अलगाव करें। यानी नर और मादा जाति को जिसके माध्यम से अलग किया जा सके, वही संकेत, वही सिंबल हमारा क्या कहलाता है? लिंग कहलाता है। यानी शब्द के जिस रूप से, दूसरी परिभाषा यह है कि शब्द के जिस रूप से नर और मादा जाति को हम अलग अलग जान सकें, अलग अलग व्यक्त कर सकें, वह हमारा क्या होता है? तो यूं ही कह दीजिए कि ऐसा संकेत जिससे नर और मादा जाति को हम पृथक कर सके वह लिंग होता है। या आप ये कह सकते हैं कि शब्द के जिस रूप से नर एवं मादा जाति, पुरुष जाति या स्त्री जाति का पृथक पृथक बोध किया जा सके, उसे हम क्या कह सकते हैं? लिंग कहते हैं। अब यहां प्रश्न ये बनता है कि लिंग में जीव, निर्जीव, सजीव, जड़, चेतन, अचेतन हर विषय वस्तु आती है। अब सजीव विषय वस्तुएं जिनको हम लोग देखते हैं, जिनके साथ व्यवहारवाद में हम लोगों ने जीवन जिया है, उनको तो हम बता देते हैं कि ये पुल्लिंग है और ये स्त्रीलिंग। परीक्षा में वो नहीं पूछा जाता है
परीक्षा में अब पूछ लिया जाता है, जिनको आप व्यवहारवाद में तो पाए हैं लेकिन लिंग निर्धारण के रूप में जिनको प्राप्त नहीं किए हैं। तो ऐसे तत्व पूछ लिया जाता है कि दाढ़ी पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग। अब दाढ़ी तो आपके पास है, लेकिन कभी आपने ये नहीं निर्णय कर पाया कि दाढ़ी शब्द के भी लिंग निर्धारण की आवश्यकता पड़ेगी, नाक की भी पड़ेगी, आंख की भी पड़ेगी, कान की भी पड़ेगी, पीठ की भी पड़ेगी। तो बच्चों आपको बता दूं, ये सारे चीजों का लिंग निर्धारण हमारे विद्वानों ने किया है। और यही चीज परीक्षाओं में पूछा जाता है कि कान कौन सा लिंग है, नाक कौन सा लिंग है, बाल कौन सा लिंग है, मस्तक कौन सा लिंग है, माथा कौन सा। अब देखो बच्चों, इतना तक अंतर है कि गर्दन का लिंग अलग है और गला का लिंग अलग है। परीक्षा में गला पूछ लेगा तो अलग लिंग हो जाएगा, गर्दन पूछ लेगा तो अलग लिंग हो जाएगा। अब इसके लिए कुछ हमारे सैद्धांतिक अभी तक कुछ ऐसा तो किसी विद्वान ने नहीं खोज पाया है, और ना अभी तक लिंग पर चर्चा तो तमाम हुई, लेकिन इस पर कोई आपको ऐसा क्लू हम दे दें कि जिसको बस तुरंत सटीक लगाते ही मिल जाए। देखिए, कुछ पढ़ते पढ़ाते कुछ नियम, कुछ अपने स्तर से कुछ परिभाषाएं, कुछ क्लूज ऐसे मिले हैं जिससे आप लिंग निर्धारण कर सकते हैं। तो कई बार आज तक ऐसा कोई नियम तो नहीं बना, फार्मूला तो नहीं बना कि हम बता दें कि बस उसी से आप लिंग निर्धारण कर लें, लेकिन कुछ हमारे सैद्धांतिक परिवेश हैं, जो सिद्धांत हैं, भाषाई सिद्धांत हैं, जिनको लगाने से लिंग का निर्धारण में थोड़ी सहजता हो जाती है। तो हम आप उसको सहज बना सकते हैं। कैसे? उस भाषाई सैद्धांतिक परिवेश से। अब भाषाई सैद्धांतिक परिवेश में हमारे पास 3 आधार मिलते हैं। सर्वप्रथम हमारे पास भाषाई आधार लिंग निर्धारण के 3 प्राप्त होते हैं। कई बार हम लोग सर्वनाम से लिंग निर्धारण कर लेते हैं, सर्वनाम से। सर्वनाम से लिंग निर्धारण कर देते हैं। कई बार हम लोग विशेषण से लिंग निर्धारण कर देते हैं। विशेषण से भी लिंग निर्धारण में सहजता प्राप्त होती है। और तीसरा होता है क्रिया से। क्रिया से भी लिंग निर्धारण किया जाता है। प्यारे बच्चों, तो हमने बताया कि लिंग का निर्धारण का कोई एथेंटिक नियम आज तक अभी फार्मूला नहीं आया कि हम ये लगा करके लिंग का निर्धारण कर सकें, लेकिन कुछ इस तरह से अगर हम लिंग का निर्धारण करेंगे तो सहजता हो जाएगी, क्योंकि बहुत सारे शब्द हैं, विशाल भंडार है शब्दों का, हमारा शब्दकोश बहुत बड़ा है, और उसमें सब चीजों का लिंग निर्धारण किसी एक ट्रिक से, किसी एक नियम से कोई बता दे कि हो जाएगा तो संभव नहीं है। तो मैं अभी आपको ये बताना चाह रहा हूं कि कुछ इस तरह से लिंग निर्धारण हमारे यहाँ सहजता से किए जा सकते हैं। जैसे सर्वनाम में, सर्वनाम से भी हम कभी कभी लिंग निर्धारण कर सकते हैं। मान लीजिए कोई शब्द हमने ले लिया, मान लीजिए यहां पर ले लिया घड़ी। अब घड़ी शब्द यहां पर हमने ले लिया कि घड़ी मेरा है या मेरी है, तो अब घड़ी मेरा है नहीं, बल्कि घड़ी के साथ क्या हो जाएगी, मेरी हो जाएगा। तो मेरी अगर आ जाएगा, घड़ी मेरी है। अब यहां मेरी है, इसका मतलब यहां पर हमारा ये स्त्रीलिंग बनेगा। अगर मान लीजिए हमने यहां दे दिया किताब, किताब मेरी है या मेरा है, तो किताब मेरी है, तो यहां पर मेरी है, इसका मतलब ये हमारा क्या बनेगा, स्त्रीलिंग। कई बार दे देते हैं, मान लीजिए हमने दे दिया घोड़ा। घोड़ा मेरा है कि मेरी है? अब घोड़ा के साथ यहां पर क्या है, मान लीजिए हमने दे दिया घोड़ा। अब यहां दे दिया घोड़ा मेरा है कि मेरी है, तो घोड़ा यहां पर क्या हो जाएगा, मेरा है। तो घोड़ा मेरा है यहां, इसका मतलब है कि यहां पर घोड़ा हमारा क्या बन जाएगा, पुल्लिंग। तो ये एक नियम हुआ सर्वनाम से। तो हम लोग कई बार सर्वनाम से भी अपने लिंग निर्धारण कर लेते हैं। भाषा के अंतर्गत सर्वनाम भी सहजता देता है लिंग निर्धारण में। दूसरा एक विशेषण से है। अब विशेषण से
भी कई बार हम लोग लिंग निर्धारण कर लेते हैं। जैसे आपने कहा अच्छा अच्छी लगा करके, किसी भी शब्द में मतलब कलम अच्छी है कि अच्छा है, तो कलम अच्छी है, कलम अच्छी है। अब कलम अच्छी है तो इसका मतलब क्या कहते हैं, यहां पर आपका कलम क्या हो गया, स्त्रीलिंग हो गया। कई बार आप लोगों ने दे दिया किताब अच्छी है कि अच्छा है, तो किताब यहाँ स्त्रीलिंग है तो किताब अच्छी हो जाएगा। कई बार पतला पतली दे देते हैं, कई बार पेन कुछ मोटी चलती है कुछ पतली चलती है, तो हमने कहा यह पेन पतली चलती है, पतला नहीं चलता बल्कि पतली चलती है, तो यहाँ पतली चलती है, इसका मतलब यहाँ पर पेन हमारा क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग। तो विशेषण से भी लिंग निर्धारण हम लोग कर लेते हैं। किसी भी शब्द में मान लीजिए होता है होती, विशेषण से भी हम लिंग निर्धारण कर लेते हैं। यहाँ पर क्रिया से भी हमारा लिंग निर्धारण। अब जैसे यहाँ पर दूध होता है या होती है, दूध होता है, दही होता है कि होती है, तो दही होता है। तो कई बार अब इसी तरह कुछ ऐसे है, जैसे आपने दे दिया गर्दन, आपने दे दिया गर्दन, आपने कहा गर्दन होती है कि गर्दन होता है, शरीर के अंगों के बारे में बता रहे हैं, तो गर्दन यहां पर सदैव होती है। लेकिन अगर यहां पर आपने दिया गला होता है कि गला होती है, तो गला सदैव होता है, गला होता है। अब गला पुल्लिंग हो जाएगा, शरीर की ये भी अंग है, यानी गर्दन आपका हो जाएगा क्या, स्त्रीलिंग, यहां पर ये स्त्रीलिंग बन जाएगा और ये बन जाएगा पुल्लिंग। तो कई बार कुछ चीजें पुल्लिंग बन जाती हैं और कुछ चीजें स्त्रीलिंग। तो हम सर्वनाम से मेरा मेरी लगा करके निर्धारण कर लेते हैं, विशेषण से अच्छा अच्छी लगा करके, पतला पतली, दुबला दुबली ऐसा बना करके विशेषण, कोई भी विशेषण किसी भी शब्द के साथ लगा करके अच्छा अच्छी, हाँ, तो लगा करके हम उसका लिंग निर्धारण कर लेते हैं। क्रिया से भी कई बार हमको लिंग निर्धारण की जरूरत पड़ती है, तो हम लोग होता होती बना देते हैं, होता होती लगा करके किसी भी शब्द का हम लिंग निर्धारण कर लेते हैं। कई बार घर, घर के साथ है, घर अच्छा है कि अच्छी है, तो घर सदैव अच्छा होता है। जैसे दे दिया घर अच्छा है या अच्छी है, तो घर अच्छा है, तो घर अच्छा है इसका मतलब है क्या, घर पुल्लिंग शब्द हो जाएगा। कई बार दे देता है कि आदमी, आदमी अच्छा है कि अच्छी है, आदमी, आदमी अच्छा है या अच्छी है, तो आदमी अच्छा है यानी आदमी क्या हो जाएगा, पुल्लिंग हो जाएगा। तो इस तरह से लिंग निर्धारण हमारे यहाँ सर्वनाम से, विशेषण से और क्रिया से किया जाता है। रही बात ये बच्चों कि ये लिंग होता कितने प्रकार का है, तो आप लोगों को पता है कि अंग्रेजी के विद्वानों ने 4 प्रकार का जेंडर स्वीकार किया है, जिसे लिंग कहते हैं। यानी अंग्रेजी व्याकरण में आपको 4 प्रकार का जेंडर प्राप्त होता है। अंग्रेजी के विद्वानों ने 4 प्रकार के लिंग स्वीकार किए हैं। आप लोग पढ़े हैं मास्कुलाइन, फेमाइन, न्यूट्रल एंड कॉमन जेंडर। संस्कृत के विद्वानों ने 3 प्रकार के लिंग स्वीकार किए हैं, लेकिन हिंदी के विद्वानों ने लिंग केवल बच्चों 2 स्वीकार किया है। पहला माना है पुल्लिंग, और दूसरा स्वीकार किया है इन्होंने स्त्रीलिंग। कुछ लोगों ने नाम बोध के रूप में एक उभयलिंग भी स्वीकार किया है, लेकिन उभयलिंग का हिंदी में कोई उदाहरण प्राप्त तो बहुत होते हैं, लेकिन उनको स्वीकार नहीं किया गया है। अब बच्चों यहाँ बात यह है कि इसको हमने यहाँ पुल्लिंग लिखा है और यहाँ पर हमने लिखा है स्त्रीलिंग। कई बार आप लोग जब उच्चारण करते हैं तो पुल्लिंग ना करके पुरलिंग बोलते हैं, पुरलिंग। तो यहाँ पुरलिंग शब्द नहीं है बल्कि ये पुल्लिंग शब्द है, पुल्लिंग। पुल्लिंग का मतलब यहाँ पर डबल्ला दिख रहा है ना, 2 ला, इसको हमारे भाषा में द्वित्व कहते हैं, द्वित्व व्यंजन। ये द्वित्व व्यंजन आया है, तो कई बार पढ़ते समय आप
ध्यान दिए कि पुल्लिंग शब्द ना कह करके इसको आपको पढ़ना है क्या, पुल्लिंग, और इसे क्या बोलना है, स्त्रीलिंग। तो आप पुल्लिंग के बारे में आप जाने कि हिंदी व्याकरण में अभी तो लिंग के बारे में बताया कि लिंग कैसे निकाला जा सकता है, लिंग कैसे। अब आपको यह पता कि लिंग हिंदी व्याकरण में केवल 2 होते हैं। तो हिंदी व्याकरण में आपको बताया कि पुल्लिंग होता है, पुरलिंग नहीं होता है, और ये स्त्रीलिंग होता है। अब लिंग केवल 2 होते हैं। नंबर 1 पर कौन आया, पुल्लिंग, नंबर 2 स्त्रीलिंग। अब लिंग 2 प्रकार के हुए। अब पुल्लिंग क्या है और स्त्रीलिंग क्या है, इस पर चर्चा कर लेते हैं थोड़ा सा। पुल्लिंग है क्या? पुल्लिंग शब्द को इस तरह से जानिए कि शब्द के उस रूप जिससे नर जाति का बोध होता है, उसे क्या कहा जाता है, पुल्लिंग। यानी शब्द के उस रूप को जिससे नर जाति का हमें बोध होता है, उसे हम क्या कहते हैं, पुल्लिंग। यानी भाषा संज्ञा का वह रूप जिससे हम नर जाति का बोध करावें या पुरुष जाति का बोध करावें, तो वह हमारा क्या कहलाता है, पुल्लिंग। तो चाहे जिस तरह से परिभाषा व्यक्त कर सकते हैं कि शब्द के जिस रूप से या शब्द के उस रूप से या संज्ञा के जिस रूप से नर जाति का स्वाभाविक बोध होता है, उसे हम पुल्लिंग कहते हैं। अब इसमें उदाहरण के तौर पे आप ले सकते हैं, जैसे घोड़ा है, हाथी है, घर है, सागर है, राहु है, केतु है, पेड़ है, फल है, शेष अभी जब आगे डिफाइन करेंगे अलग अलग पृथक पृथक बताएंगे। तो घोड़ा, हाथी, घर, सागर, राहु, केतु, पेड़, फल, ये सब हमारे पुल्लिंग शब्द हैं, क्योंकि ये सब पुरुष जाति का बोध करा रहे हैं। तो इनका निर्धारण मैंने अभी आपको इसके पहले बताया था कि आप सर्वनाम से भी कर सकते हैं, आप विशेषण से भी कर सकते हैं, आप क्रिया से भी कर सकते हैं कि घोड़ा होती है कि घोड़ा होता है। आप कर सकते हैं घोड़ा होता है, हाथी होता है, घर होता है, सागर होता है, राहु होता है, केतु होता है, पेड़ होता है, फल होता है। तो इनको आप अपने किसी भी तरीके से कर सकते हैं। शेष हम कुछ डिफाइन चीजें हम आपको देंगे, उनको आप पढ़ लेंगे या थोड़ा सा दिमाग में रख लेंगे तो अपने आप याद हो जाएगी कौन सी चीजें पुल्लिंग में आती है, कौन सी स्त्रीलिंग में। शेष इसके पहले मैंने सर्वनाम से विशेषण से और क्रिया से बता दिया कि आप तुरंत में परीक्षा हाल में बैठे हो, तुरंत लिंग निर्धारण में समस्या आ रही हो, तो इनसे भी आप निर्धारण कर सकते हैं। तो पुरुष जाति का जहां पर लिंग का बोध होता है, यानी जो संज्ञा शब्द पुरुष जाति का बोध कराते हैं, यानी जो संज्ञा शब्द किसका बोध कराए, संज्ञा शब्द पुरुष जाति का बोध कराएं, पुरुष जाति। तो जो संज्ञा शब्द पुरुष जाति का बोध कराते हैं उनको हम क्या नाम देते हैं, पुल्लिंग कहते हैं। तो पुल्लिंग जानने के लिए इतना सफिशिएंट है कि जो संज्ञा शब्द पुरुष जाति का बोध करावे, यानी जिनसे हम नर जाति का बोध कर पावे, वे हमारे पुल्लिंग कहलाते हैं। अगला स्टेप देखते हैं हम लोग अगली कड़ी में, स्त्रीलिंग। बच्चों स्त्रीलिंग का निर्धारण का भी ठीक वैसा ही नियम है। स्त्रीलिंग
शब्द के जिस रूप से स्त्री जाति का स्वाभाविक बोध होता है, उसे स्त्रीलिंग कहा जाता है। यानी शब्द के जिस रूप से हम स्त्री जाति का बोध कराते हैं, स्त्री जाति का जो बोध कराता है शब्द का या संज्ञा का, वह रूप जिससे हम स्त्री जाति का बोध करावे, मादा जाति का बोध करावे, वे हमारे स्त्रीलिंग कहलाते हैं। हम कई बार इसमें भ्रमित हो जाते हैं कि जिन सजीव विषय वस्तुओं को हम अपने जीवन में देखे रहते हैं उनके निर्धारण में तो हमारे लिए कोई असुविधा नहीं होती, लेकिन कुछ ऐसी चीजें जिनको हम प्रयोग में लेते हैं लेकिन वहां लिंग निर्धारण के विषय में नहीं सोचे रहते हैं, तो वहां कई प्रकार की समस्याएं आ जाती हैं। तो उसके लिए भी मैं आगे आगे वीडियो में बताऊंगा कि शब्द का वह रूप जिससे हम स्त्री जाति का बोध करावें, यानी स्त्री जाति का जो स्वाभाविक बोध कराती हैं चीजें, वो स्त्रीलिंग में आती हैं। जैसे मान लीजिए हमने यहां पर दे दिया आपको नदी, किताब, गाय, घोड़ी, चटनी, चाय, कॉफी, इस तरह से तमाम चीजें हैं। शरीर के कुछ अंग भी आपको इसमें आ जाएंगे। जैसे आपने ले लिया, जैसे शरीर के कुछ अंग आपने देख लिया यहां पर, जैसे हमने शरीर के अंगों के बारे में दे दिया। शरीर के अंग में जैसे यहां पर दे दिया आपको गर्दन, आंख, कोहनी, गर्दन, आंख, कोहनी। आपने यहां पर दे दिया नाक, दाढ़ी, मूछ। ये हमारे सब स्त्रीलिंग में प्रयोग किए जाते हैं। यानी गर्दन है, आंख है, कोहनी है, नाक है, दाढ़ी है, मूछ है, पीठ है, पीठ है, कमर है, कमर। ये सब आपके स्त्रीलिंग में प्रयोग किए जाते हैं। ये सब स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं। चाहे गर्दन ले लीजिए, आंख ले लीजिए, कोहनी ले लीजिए, नाक है, दाढ़ी है, मूछ है और पीठ है, ये सब हमारे स्त्रीलिंग में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे ये व्यवहारिक चीजें आप लोग अपने जीवन में पाते हैं तो ये सब स्त्रीलिंग में प्रयोग किए जाते हैं। हालांकि स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का बृहद विश्लेषण अभी आगे करेंगे हम, लेकिन ये बता रहे हैं कि स्त्री जाति का इनसे बोध होता है, यानी ये सब स्त्री जाति के बोधक हैं, इसलिए इनको स्त्रीलिंग में रखा गया है। और शब्द ये स्त्रीलिंग स्त्री जाति के बोध कराते हैं। गाय के बारे में पता है, घोड़ी के बारे में पता है। आप ये सब सजीव विषय वस्तुएं हैं। भैंस है, आपने ले लिया कि भैंस है तो भैंस भी स्त्रीलिंग में है, बकरी है तो ये भी स्त्रीलिंग में है। ये तो आप लोगों के जीवन में प्रयोग में देखे जा चुके हैं कि ये सब स्त्रीलिंग है। और ये सब इनको हम प्रायोगिक भाषा में प्राप्त किए हैं कि नदी है, किताब है, काफी है, चटनी है, चाय है, ये सारी चीजें हमारी स्त्रीलिंग में प्रयोग की जाती हैं। शरीर के अंगों में ये सारी चीजें प्राप्त की जाती हैं। तो स्त्रीलिंग पुल्लिंग के दो प्रकार के जो हमारे भेद हुए, तो स्त्रीलिंग में, पुल्लिंग में हमने आपको बताया था कि जहां पर पुरुष जाति का बोध होता है, यानी शब्द के जिस रूप से हम पुरुष जाति का बोध कराते हैं वे सारी चीजें हमारे पुल्लिंग में आती हैं। और जिन संज्ञा शब्दों से हम स्त्री जाति का बोध कराते हैं वे संज्ञा शब्द हमारे किस में आ जाती हैं? स्त्रीलिंग में आ जाती हैं। अब बच्चों स्त्रीलिंग पुल्लिंग, अब ये टॉपिक हमारा यहीं पर समाप्त हो जाएगा। अब हम अगले वीडियो में आपको पहले पुल्लिंग के बारे में बृहद बताएंगे कि कौन कौन सी चीजें पुल्लिंग में आएंगी,
कितने चीजों को, किनका लिंग निर्धारण पुल्लिंग में किया गया है, कौन सी चीजें स्त्रीलिंग में आएंगी। तब तक के लिए फिजाओं को आंखों में महफूज रख लो, बड़ी दूर तक रात ही रात होगी। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, इसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। प्यारे